हेलो गाइज, कैसे हो भी आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार स्टूडियो अपने चैनल में आपका गाइज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइज, जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बीच बीच में कभी कभी वीडियो, लेकिन डेली गाइज आज से जो है ना हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज। ठीक है गाइज, और ये जो यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज होगी और इसमें इतने खतरनाक यानी कि इतने अच्छे प्रश्न होंगे कि आप जिन प्रश्नों को एक बार लगाओगे ना तो ये कहो कि हाँ वाकई में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो ये यूपीएसआई का टेस्ट है जो कि 30 क्वेश्चन का होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम डेली कोशिश करेंगे डेली से डेली कवर अप कराने की। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा बातों को ना स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखना है क्या क्वेश्चन है और क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है गाइज, टाइलर पुरस्कार 2020। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, यानी कि जो टाइलर पुरस्कार 2020 है वो किसने जीता है। ठीक है गाइज, ऑप्शन है आपके पास गाइज कौन सा, राकेश मखीजा, अजय मिश्रा, डी एन राम और पवन सुखदेव। तो गाइज ये जो आपका टाइलर पुरस्कार 2020 है, ठीक है गाइज, इसका जो विजेता है वो है गाइज कौन, पवन सुखदेव। ठीक है गाइज, कौन है, पवन सुखदेव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि टाइलर पुरस्कार 2020 को किसने जीता है, पवन सुखदेव जी ने जीता है। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कौन सी थी। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए गाइज तक्षशिला, बी है आपका तोसली, सी है गाइज उज्जैन और डी है पाटलिपुत्र। तो गाइज अगर हम बात करें प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी, तो गाइज वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, तोसली। कौन सी राजधानी थी गाइज, तोसली राजधानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 और 4 पर चलते हैं भाई। देखिए पहले 3 को समझना बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। ठीक है गाइज, ये देखिए, हाल ही में केबिन में किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए हुए हैं। यानी कि जो केबिन में है, इनका नाम है गाइज केबिन में, ये हाल ही में किस कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है गाइज, ए इंस्टाग्राम, बी है गाइज आपका टिकटॉक, सी है आपका जोमेटो और डी है गाइज ट्विटर। तो गाइज ये जो आपके केबिन में है ये किस कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं गाइज, ये हुए हैं आपके टिकटॉक के। किसके नियुक्त हुए हैं, टिकटॉक के, जिसपे कि हाल ही में भारत ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये नीचे ऑप्शन भी आ रहा है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 है वो किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है गाइज पंडित रविशंकर, बी है गाइज ए.आर. रहमान, सी है गाइज जावेद अख्तर और डी है शाहरुख खान। ठीक है गाइज, तो ये जो आपका है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये किसको दिया गया है गाइज, ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर को। किसको दिया गया है गाइज, जावेद अख्तर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है। ठीक है गाइज, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यानी कि जो अर्थशास्त्री है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, उन्हें क्या किया गया, इन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया गया है। क्या किया गया गाइज, इन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया गया है। तो गाइज इनका नाम है ए पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी है राकेश कुमार, सी है गाइज दीपक मित्र और डी है दोस्तों आपका आबाजा। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर डी है आबाजा वही आपका सही आंसर है। किन्हें नियुक्त किया गया है, आबाजा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप के कारण बराक घाटी खबरों में, बराक घाटी है यानी कि ये जो कोविड-19 चल रहा है हमारे पास, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है गाइज, इसके कारण जो है बराक घाटी बहुत ही चर्चित खबरों में रही है हाल ही में। तो गाइज वो बराक घाटी किस राज्य में है, प्रश्न हमारा ये। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपके पास नागालैंड, बी है गाइज मणिपुर, सी है दोस्तों असम और डी है गाइज मेघालय। तो गाइज अगर मैं इसकी बात करूँ ये कहाँ पर है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, असम में। यानी कि बराक घाटी जो है गाइज वो कहाँ पर स्थित है, असम में। क्लियर गाइज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर से भी देख लेते हैं गाइज। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है गाइज, वो किसको प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल को, बी है गाइज आपका प्रांतीय विधानमंडल को, सी है दोस्तों संघीय विधानमंडल को और डी है गाइज आपका प्रांतीय राज्यपालों को। तो गाइज ये जो आपको प्रदान की गई है वो की गई है ऑप्शन नंबर 1 गवर्नर जनरल को। ठीक है गाइज, यानी कि भारत शासन अधिनियम था 1935 द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसे दी गई हैं, गवर्नर जनरल को। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसे ही हो रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए गाइज आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, ये मार्ले मिंटो है गाइज, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा।
तो गाइस ये जो किया गया ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया गया है, इसको निर्मित किया गया है। किसको? भारतीय सचिव पद को। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, देख लेना आप। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी कि किस अधिनियम द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकते हैं, जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो किस अधिनियम के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका चार्टर्ड एक्ट 1883 यानी कि 1883 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गाइज, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो गाइज जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया है कि किस जनरल यानी कि जो गवर्नर जनरल है भारत के, उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसके तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है, यानी कि जो कि आपकी महारानी विक्टोरिया है उन्हें क्या किया गया है, उन्हें को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका 1885, बी ए गाइस आपका 1886, सी ऑप्शन दोस्तों 1876 और डी ए गाइस आपका 1858। यानी कि देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपकी। महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया, भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है गाइज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होता है 1876 में। कब किया गया था? 1876 में नियुक्त किया गया था। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं, वेणी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी कि जो वेणी माधव मंदिर है उत्तर प्रदेश के, वो किस जिले में स्थित है गाइज? ऑप्शन नंबर ए आपका वाराणसी, बी ए गाइज आपका सहारनपुर, सी ए गाइज आपका इलाहाबाद और डी ए झांसी। तो गाइज ये जो आपका वेणी माधव मंदिर है वो है गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हिंगवा झील, कितना शानदार प्रश्न है। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज इलाहाबाद, बी है दोस्तों आपका कानपुर, सी है गाइज वाराणसी और डी है आपका लखनऊ। तो जो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा गाइज वो होगा सी, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में आपकी हिंगवा झील निर्मित है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज 13 क्या कहता है, प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? कितना शानदार प्रश्न है। देखो भाई, प्रसिद्ध संगीताचार्य थे हमारे तानसेन, तो उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पंडित जगन्नाथ, बी ए गाइज आपका स्वामी रामानंद और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ठाकुर प्रसाद और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है स्वामी हरिदास। तो गाइज ये जो थे ऑप्शन नंबर डी स्वामी हरिदास, ये कौन थे गाइज? ये प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सर सी वी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश परावर्तन को, ऑप्शन नंबर बी गाइज प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए और डी है दोस्तों प्रकाश विक्षेपण के लिए। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, जो सर सी वी रमन थे उन्हें हमारे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए? इनकी एक खोज थी प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। देखो कितना शानदार प्रश्न है, यानी कि जो चूहे का मंदिर है के नाम से विख्यात मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका करणी माता का मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों लिंगराज मंदिर, सी है गाइज आपका वृहदेश्वर मंदिर और डी है दोस्तों राजा रानी मंदिर। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो होगा करणी माता का मंदिर, जो है उसे चूहों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी? यानी कि वो कौन सा संशोधन था? क्लियर गाइज। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका 15वां, ऑप्शन नंबर बी 10वां, ऑप्शन नंबर सी है गाइज 12वां, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका 245वां। तो गाइज जो इसकी हम बात कर लेते हैं वो है आपका 15वां, यानी कि जो 15वां संशोधन था उसमें क्या किया गया था, जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है गाइज वो आपकी 62 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है गाइज आपका एकल हस्तांतरित मत पत्ती द्वारा, सी है गाइज आपका अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और डी है गाइज आपका खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो गाइज ऑप्शन नंबर आपका बी है एकल हस्तांतरित मत पत्ती द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है भाई आपका 2019 का, बहुत शानदार प्रश्न है, समझना पहले। 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी और एस्थर डोफ्लो को दिया गया। एस्थर डोफ्लो यह पुरस्कार पाने वाली महिला हैं, यानी कि कौन सी नंबर की महिला हैं? प्रथम है, ठीक है, ऑप्शन में द्वितीय हैं, तृतीय हैं या गाइज आपकी चतुर्थ हैं। ठीक है गाइज, आ रहा ना समझ में? तो यही हमें बताना कि कौन से नंबर की ये महिला हैं जिन्हें दिया गया, प्रथम, द्वितीय,
तृतीय या फिर आपका चतुर्थ। तो गाइज ये जो है आपके मैं बता देता हूँ आपको, ये दूसरे नंबर की महिला हैं। कौन से नंबर की है गाइज? ये सेकंड नंबर की महिला हैं ये, जिन्हें क्या गया है एस्थर डुफ्लो यह पुरस्कार पाने वाली महिला है। क्या नाम है इनका? एस्थर डुफ्लो। और जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को भी दिया गया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है भाई गाइज, बहुत शानदार प्रश्न है। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? यानी कि ये भी कंफर्म हो गया कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 था, जो कि प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार थी वासुदेव मोही, उनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है? अस्थि और भक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका चेक बॉक्स के लिए, सी है गाइस आपका पक्की ओदती गिलीते, और डी है दोस्तों आपका स्व पास के लिए। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर आपका बी है चेक बॉक्स। ठीक है, यानी कि चेक बॉक्स के लिए क्या दिया गया है गाइस? 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। और किन्हें प्रदान किया गया गाइज? वासुदेव मोही को। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाँ जी, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? धारा 159 के तहत, धारा 160 के तहत, धारा 161 के तहत या धारा 148 के तहत? तो गाइज जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा। धारा 159 के तहत क्या किया गया गाइज? आपको जो भारतीय दंड संहिता की धारा है उसमें दंगा परिभाषित किया गया है। किसके तहत किया गया? धारा 159 के तहत। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? देखो कितना शानदार प्रश्न है। यानी कि जो राम है वो गुस्से में किसको मारने का प्रयत्न कर रहा है गाइज? वो श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? धारा नंबर, ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका धारा 97, ऑप्शन बी गाइज धारा 98, ऑप्शन सी है धारा 100, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों धारा 96। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा धारा ए, ऑप्शन नंबर ए धारा 97। ठीक है गाइज, कौन सा आंसर होगा? धारा 97। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ठीक है, यानी कि दहेज हम ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता के, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, क्या होना होगा भाई? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों के अंतर्गत क्या है? एक अपराध है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका धारा 306 में, ऑप्शन नंबर बी है गाइज धारा 307 में, ऑप्शन नंबर सी है धारा 308 डब्ल्यू में, और ऑप्शन नंबर डी है गाइज धारा 309 डब्ल्यू में। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 306 में, उसमें किया गया कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? जो कितना शानदार प्रश्न है कि अकबर ने जो मनसबदारी प्रणाली चलाई थी, ठीक है, लागू की थी, वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका तुर्की से, बी है गाइज आपका मंगोलिया से, सी है गाइज आपका फारस से, और डी है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है मंगोलिया से क्या लिया गया था? मनसबदारी प्रणाली को उधार लिया गया था। नेक्स्ट आता है गाइज आपका मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह, ऑप्शन नंबर बी है गाइज आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है गाइज आपका बलबन, और डी है दोस्तों इब्राहिम लोदी। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर ए है शेर शाह वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि मध्ययुगीन शासकों में से जो उच्च शिक्षित था वो आपका शेर शाह था। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि 10% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी में 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है गाइज आपका 20% से अधिक नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 25% से अधिक। तो गाइज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? यानी कि ये जो विश्वविद्यालय की शिक्षा थी उनकी समस्या के अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए एक सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका 1906 में, ऑप्शन नंबर बी है गाइज आपका 1917 में,
ऑप्शन सी है गाइज 1924 में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1936 में। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो सही होगा, किसमें, 1917 में। क्या आया था, सैडलर आयोग आया था। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइज, यानी कि संघ सूची होती है हमारी, 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो हम यहाँ पे बात चल रही है संघ सूची की, के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका वन, ऑप्शन नंबर बी है दो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन नंबर सी है गाइज आपका दिवालिया और शोध अक्षमता, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि शेयर बाजार और वायदा बाजार, ठीक है गाइज, वो क्या आता है, हमारे संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। नंबर ए कामन काज बनाम भारत संघ के, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के, ऑप्शन नंबर सी गाइज लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ के, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ के। यानी कि इनमें से कौन सा मामला ऐसा था जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो गाइज जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के, ये मामला ऐसा था जिसमें क्या किया गया था कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, लास्ट प्रश्न है जो कि आज का, किस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है, द्वितीयक बाजार के रूप में जाना जाता है, तृतीयक बाजार के रूप में जाना जाता है, या फिर सापेक्षिक बाजार के रूप में जाना जाता है। तो गाइज जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है वो प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। यानी कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, यानी कि जो खरीदार के बीच है, सॉरी बीज नहीं है बीच में जो सीधे कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है गाइज, उसे प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। ठीक है गाइज। तो गाइज ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन, जो कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे शानदार प्रश्न है, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएंगे। और गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है गाइज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।